चलिए शैल वी स्टार्ट। ओके, हम लोग ECIPL पढ़ रहे थे और क्या स्टार्ट किया था ECIPL में? हम लोग ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली बनाया गया है कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है। ये एक्ट पहले कौन से ईयर में आया था? इनिशियली 1989, 86, ठीक है, पहले 1986 में आया था। और फिर ई कॉमर्स को देखते हुए इस एक्ट को चेंज करके रिसेंटली नया एक्ट लॉन्च किया गया है। कब? 2019 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशंस में किसकी डेफिनेशन देखी थी? कंप्लेनेंट। जो पर्सन कंप्लेन फाइल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लेनेंट। कौन कौन हो सकते थे कंप्लेनेंट? कंज्यूमर, वन और मोर कंज्यूमर्स, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, कंज्यूमर एसोसिएशन, डेथ के केस में लीगल एड्स, और माइनर के केस में गार्जियन, ठीक है। ये लोग होते थे कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट के बाद कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी? कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या होता था? सबसे पहले एलिगेशन इन राइटिंग, सेकेंड एलिगेशन होता था इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट और विद अ व्यू टू ऑब्टेन रिलीफ। और फिर हम लोग ने कई तरीके की कंप्लेंट्स देखी थी कि अनफेयर प्रैक्टिस कर दी गई हो, गुड्स में डिफेक्ट हो, सर्विसेज में डेफिशिएंसी हो, एक्सेस प्राइस चार्ज कर दिए गए हो, ये सब के सब क्या माने जाते थे? कंप्लेंट। और फिर हम लोग ने डेफिनेशन कौन सी पढ़ी थी? कंज्यूमर की। कंज्यूमर कौन था? हाँ, वन हु बाइज फॉर कंसिडरेशन। जिसने फ्री में गुड्स खरीदे हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर नहीं होता था। जिसने फॉर कंसिडरेशन लिया है, फिर चाहे वो कंसिडरेशन फुल्ली पेड हो, पार्टली पेड हो, इंस्टॉलमेंट्स में हो, डेफर्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर कमर्शियल पर्पस के लिए वो गुड्स खरीद रहा है तो हम उसे कंज्यूमर नहीं मानते थे। इसी डेफिनेशन को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एक पैराग्राफ लिखा है, आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अ परचेज ऑफ गुड्स can be said to be for commercial purpose only if the goods have been purchased for being used in some profit making activity on a large scale। कह रहे हैं ये कब माना जाता है कि हम कमर्शियल स्केल पे काम कर रहे हैं? कमर्शियल स्केल मतलब ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे खाना बनाते हैं, ये कमर्शियल स्केल नहीं है, लेकिन आप घर पे खाना बना के बेचने लग गए, ऑर्डर्स आने लग गए, ये कमर्शियल स्केल मान लिया जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं जब हम लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से, तो उसको क्या माना जाता है? कमर्शियल पर्पस। अब इंपॉर्टेंट मार्क करना इसमें, हाँ, एंड देयर इज अ क्लोज एंड डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड द प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। गुड्स जो हम परचेज कर रहे हैं और जो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है, ये होना जरूरी है। एक बार जरा ऊपर आना, जो एक्सप्लेनेशन लिखा था कंज्यूमर का, उसका फर्स्ट पॉइंट एक बार ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं द एक्सप्रेशन कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड यूज बाय अ पर्सन ऑफ गुड्स बॉट एंड यूज्ड बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं एक फर्क ये होता है कि हम गुड्स लेकर आए अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब हम खुद उससे कुछ थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, वो कमर्शियल पर्पस नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसी चीज को लार्ज स्केल पे करने लग जाएंगे तो उसको कमर्शियल पर्पस माना जाएगा। अब 3 एग्जाम्पल हम आपके सामने रखेंगे, आपको बताना है कि वो कंज्यूमर है कि नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, आप एक घर पे फोटोकॉपी मशीन लेकर आए, ठीक है, प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन लेकर आए जिससे आप अपने लिए फोटोकॉपी करते हैं, ठीक है। क्या उस फोटोकॉपी मशीन के खराब हो जाने पर आप कंज्यूमर माने जाएंगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस कर सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। अभी आंसर हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे किसी का, ठीक है। केस नंबर 2, आप वो फोटोकॉपी मशीन घर पर लेकर आए, ठीक है, लेकिन आपको चलानी नहीं आती थी, तो आपने किसी पर्सन को हायर किया और उससे कहा कि भैया तुम हमें चलाना सिखा दो। उसने आपको चलाना सिखा दिया, अब आप उसे चला के अपने लिए प्रिंट आउट निकालते हैं, फोटोकॉपी निकालते हैं। क्या आप कंज्यूमर माने जाएंगे? यस, कंज्यूमर माने जाएंगे, ओके। थर्ड सिनेरियो, आपने कहा फोटोकॉपी मशीन तो घर पे लगी ही हुई है, ठीक है, और इतना मेरा काम रहता भी नहीं है, तो आपने अपने घर के बाहर एक प्रिंट आउट लगा दिया कि 1 रुपए में फोटोकॉपी करवाएं। अब लोग आ रहे हैं, आपसे फोटोकॉपी करवाते हैं और उस फोटोकॉपी से आप अपना घर चला लेते हैं। क्या आप कंज्यूमर माने जाएंगे? थर्ड, अभी हमने आंसर किसी का नहीं बताया, सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर आप बताते चल रहे हो। एंड फोर्थ, आपने अपने घर में 5-10 फोटोकॉपी मशीनें लगवा ली और उन फोटोकॉपी मशीनों के साथ एक एक ऑपरेटर हायर कर लिया।
वो ऑपरेटर वो सारी मशीन्स चलाता है और आप फोटोकॉपी का काम करते हैं और प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी करते हैं, क्या आप कंज्यूमर माने जाएंगे? 4 केसेस डिस्कस करे हम लोगों ने। फर्स्ट केस, आपने फोटोकॉपी मशीन खरीदी जिससे आप खुद के लिए फोटोकॉपी निकालते हैं, आप कंज्यूमर हैं। सेकंड, आपने फोटोकॉपी मशीन खरीदी, चलानी नहीं आती थी, किसी से हेल्प ली, लेकिन यूज आप अपने लिए ही कर रहे हैं तो भी आप कंज्यूमर माने जाएंगे। थर्ड, आपने फोटोकॉपी मशीन ली और आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, ठीक है, दूसरों की भी फोटोकॉपी करने लग गए, यानी कि आप कुछ लार्ज स्केल में एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? हमने फोटोकॉपी मशीन लगा ली, थोड़ा बहुत बाहर वाले लोगों का भी हम कर देते हैं, तो भी हम कंज्यूमर माने जाएंगे, क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा था, कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड यूज बाय अ पर्सन ऑफ गुड्स बॉट एंड यूज बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जैसे आप एक सिलाई की मशीन ले आए घर पर और आपने कहा इस सिलाई की मशीन से हम थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेंगे और अपना घर चला लेंगे, उस सिलाई की मशीन में कुछ डिफेक्ट हो गया, बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप कंज्यूमर हुए कि नहीं हुए? यस और नो? और अगर मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा टेलरिंग यूनिट है जिसमें बहुत सारे टेलर्स बैठे हैं और बहुत सारी सिलाई मशीन लगी हुई हैं और आप लार्ज स्केल में ये कपड़े सिलने का काम करते हैं, क्या अब एक सिलाई मशीन खराब होने पर आप कंज्यूमर माने जाएंगे? नो। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई चीज यूज कर रहे हैं, नो मैटर हम उसको बेच के कमा भी रहे हैं, तो भी हम क्या माने जाएंगे? कंज्यूमर ही माने जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं तो वो कमर्शियल पर्पस नहीं माना जाएगा। और अपने एग्जाम्पल के हिसाब से बताओ, वो फोर्थ सिनेरियो, जब हमने बहुत सारी फोटोकॉपी, आपने देखा होगा कुछ फोटोकॉपी की शॉप्स होती, वहाँ बड़ी सारी मशीनें लगी हैं, उन फोटोकॉपी मशीन को ऑपरेट करने के लिए उनके लेबर लगे हुए हैं और एक मालिक है जो अलग से ऑपरेट कर रहा है, ये वो लार्ज स्केल पे कर रहा है, यानी कि वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। ठीक है, फाइन। जरा देखिए, एक केस था लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क। आप जरा इस केस को पढ़ेंगे और बताना कुछ सुना सुना लग रहा है कि नहीं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट explanation to section 21D is clarificatory. It is observed that whether the purpose for which a person has bought good is a commercial purpose is always a question of fact. कह रहे हम जो गुड्स खरीद रहे हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, ये हमेशा डिस्प्यूटेबल है। इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए है तो क्या होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर वो कमर्शियल पर्पस नहीं है तो उसके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, अब यहां से जरा पढ़ना शुरू करिएगा। यहां से द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट, पढ़िए, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट। सुना सुना लगा? ओके, तो अगर उसने खुद खरीदी है खुद ऑपरेट करने के लिए तो वो कंज्यूमर है। अगर उसने किसी की असिस्टेंस ले ली मशीन चलाने के लिए, he would still be a consumer. But if a person purchases a machine and appoint or engage another person exclusively to operate the machine, then such person would not be a consumer. आप देखो ना, वो एम्प्लॉयर बन गया, उसने अपने अंडर एम्प्लॉय रख लिए, इसका मतलब अब वो बिजनेस एक्टिविटी बन गई। और अगर वो बिजनेस एक्टिविटी है, मतलब आप ऐसे समझ लो, अगर उस मशीन को हम खुद चला रहे हैं तो हम कंज्यूमर है, लेकिन अगर हमने मशीन चलाने के लिए लेबर रख रखे हैं तो हम कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, फाइन, ओके ओके। अब नेक्स्ट समझिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं एक और। एग्जाम्पल क्या छोड़ो, रियली समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ जो एकेडमी आते हैं वो ट्रैक्टर से आते हैं, मान क्या लीजिए आते ही हैं, ठीक है, हम ट्रैक्टर से आते हैं, हाँ ट्रैक्टर है हमारे पास, तो अब हम सुबह आ जाते हैं, अब दिन भर की क्लासेस रहती हैं, तो हमने सोचा कि जब हम यहाँ आ जाते हैं तो मेरा ट्रैक्टर खाली ही खड़ा रहता है, तो जब तक वो ट्रैक्टर खाली खड़ा रहता है तब तक हम उस ट्रैक्टर को भाड़े पे चलवा देते हैं, ठीक है, किराए पे चलवा देते हैं। फिर जब शाम होती है तो ट्रैक्टर मेरा फिर आ जाता है, हम उसमें बैठ के घर चले जाते हैं। अब बताओ, ये ट्रैक्टर जो हमने खरीदा है, इस ट्रैक्टर में डिफेक्ट आ गया, क्या हम कंज्यूमर माने जाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से?
हाँ, माने जाएंगे कि नहीं बताओ, माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, माने जाएंगे, माने जाएंगे, माने जाएंगे, माने जाएंगे, क्यों नहीं माने जाएंगे? ओके, क्यों माने जाएंगे? ओके ओके, एक कंटेंशन ये आया है कि भाई हम तो उसको भाड़े पे चलवा रहे हैं ना, भाड़े पे चलवाने का मतलब ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, और अगर हम लार्ज स्केल पे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर तो हम कंज्यूमर कहाँ हुए फिर? हाँ 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 हाँ, ओके ओके, अच्छा, और एनीथिंग एल्स? बट कमर्शियल पर्पस तो हो गया ना, भाड़े पे चल रहा है ना। ओके, बट ये बताओ उस ट्रैक्टर को खरीदने का मेरा पर्पस क्या था? पर्सनल यूज, ठीक है। द ट्रैक्टर वॉज परचेज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ माई कन्वेंस, लेकिन जब वो आइडल टाइम पे हम उसे भाड़े पे चलवा रहे हैं तो देखा जाए प्राइमरीली उसको यूज हम ही कर रहे हैं, ठीक है। पर्पस क्या था उसका? पर्पस था पर्सनल यूज, और इसलिए हम कंज्यूमर माने जाएंगे। जरा अगला केस देखो, इसका नाम है भूपेंद्र जंग बहादुर गुना, ये मेरा ही नाम है। हाँ, घर पे हमको भूपेंद्र जंग बहादुर और प्यार से गुना कहते हैं, आप कह सकते हैं हमको गुना। कह रहे हैं भूपेंद्र जंग बहादुर गुना में क्या हुआ? नेशनल कमीशन हेल्ड दैट ट्रैक्टर परचेज प्राइमरीली टू टिल द लैंड ऑफ परचेजर। मेन पर्पस क्या था ट्रैक्टर खरीदने का? टू टिल द लैंड ऑफ परचेजर एंड लेट आउट मतलब किराए पे उठा दिया गया, ऑन हायर ड्यूरिंग द आइडल टाइम टू टिल द लैंड्स ऑफ अनदर वुड नॉट अमाउंट टू कमर्शियल यूज। कह रहे हैं उसको कमर्शियल यूज नहीं माना जाएगा, उसको पर्सनल यूज ही माना जाएगा, क्योंकि जिस पर्पस के लिए हमने ट्रैक्टर लिया था वो क्या था? पर्सनल यूज था, और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए हम उसको कमर्शियल पर्पस के लिए। तो हम ये देखना इंपॉर्टेंटली कि उसका परचेजिंग किस पर्पस के लिए किया गया था। अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए किया गया था तो वो कंज्यूमर मान लिया जाएगा, लेकिन अगर हमने ट्रैक्टर खरीदा ही होता कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, हम तो यहाँ पढ़ाते हैं लेकिन हमने कई सारे अपने ट्रैक्टर खरीद रखे हैं और कई सारे ट्रैक्टर्स को हमने भाड़े पे दे रखा है, अब ये कमर्शियल एक्टिविटी हो जाती है और हम कंज्यूमर नहीं माने जाते। ये सारी चीजें, इतने सारे केसेस देखिए सिर्फ किस बात पे हुए हैं कि वो कमर्शियल पर्पस है कि नहीं है, क्योंकि कमर्शियल पर्पस होने या ना होने से क्या चीज पूरा एक्ट एप्लीकेबिलिटी पे आ रहा है। अगर वो कमर्शियल पर्पस है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर कमर्शियल पर्पस नहीं है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब बात ये नहीं है कि मान लो हमने कमर्शियल पर्पस, जैसे फोटोकॉपी मशीन वाला एग्जांपल लेते हैं, फोटोकॉपी मशीन वाले ने बहुत सारी मशीन लगा रखी हैं, ठीक है, और उसने बहुत सारे लेबर लगा रखे हैं, तो वो कमर्शियल पर्पस नहीं है, सॉरी कमर्शियल पर्पस है। अब अगर उसकी फोटोकॉपी में डिफेक्ट आती है तो क्या वो कंप्लेन ही नहीं कर सकता है? कर सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि अगर हम कमर्शियल पर्पस में काम कर रहे हैं और मेरे को डिफेक्टिव गुड्स मिलते हैं तो हम केस नहीं कर सकते, हम केस कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक और केस बताओ। मान लीजिए अगर हम आपसे कहें एक पर्सन था मिस्टर ए, उसने एक LIC पॉलिसी ले ली थी, ठीक है, और वो जिंदगी भर प्रीमियम भरता रहा। वैसे एक बात बताओ, LIC पॉलिसी का फायदा किसको मिलता है? जो प्रीमियम भर रहा है उसको तो कुछ नहीं मिलता है ना, उसके जाने के बाद मिलता है। ओके, तो हुआ क्या, वो जिंदगी भर प्रीमियम देता रहा और फिर उसकी डेथ हो गई। अब जब पॉलिसी का क्लेम मिलने की बारी आई तो क्लेम किसको मिलेगा? वाइफ को मिलेगा, ठीक है। उस पॉलिसी में कोई डिफेक्ट निकल आया तो कंपनी ने कहा, LIC ने कहा कि हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। अब उनकी जो वाइफ थी, उस वाइफ ने कहा कि भाई ये तो आपने हमारे साथ धोखाधड़ी करी, इसलिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। ओके, कंपनी का ये कहना है कि आप कहाँ कंज्यूमर हुए, हमारे जो कंज्यूमर थे वो तो चल बसे। क्यों? क्योंकि पॉलिसी किसने ली थी? मिस्टर ए ने। प्रीमियम कौन दे रहा था? मिस्टर ए। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? LIC कंपनी और मिस्टर ए के बीच में। तो अगर पॉलिसी में कोई डिफेक्ट है या कुछ प्रॉब्लम है तो केस करने का अधिकार किसका था? मिस्टर ए। और अब मिस्टर ए केस करने लायक बचे नहीं है, इसलिए आप केस फाइल नहीं कर सकती क्योंकि आप कंज्यूमर नहीं है। अब आपको ये बताना है क्या वो वाइफ केस फाइल कर सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में? क्यों? शी इज अ बेनिफिशियरी। कह रहे हैं कंज्यूमर इंक्लूड्स अ बेनिफिशियरी। और आप सोच के देखो, अगर वाइफ को कंज्यूमर ना माना जाता
तो इसका मतलब तो फिर LIC पे कभी केस हो ही नहीं सकता था, है ना, क्योंकि जो मर गया वो तो केस कर नहीं सकता, मरने के बाद ही समझ में आएगा पॉलिसी डिफेक्टिव थी कि सही थी। ओके, तो ये कह रहे हैं कंज्यूमर की डेफिनेशन बात करती है कंज्यूमर एंड इंक्लूड्स इट्स बेनिफिशियरी। देखो, द क्वेश्चन एज टू वेदर द विडो ऑफ डिसीज, ये जितने केसेस हैं ये आपको समझ आ रहा है ना, एज इट इज केसेस एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो रीड करने से क्या होता है, भूल सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन फॉर्म में आपसे क्लास में डिस्कस किया जाता है ना, तो आपको याद रह जाता है, स्पेसिफिकली तब जब आपका आंसर गलत निकले, है ना, आपसे पूछा गया आपने गलत आंसर बताया, अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा ये जो पूछा गया था हमारा ही पूरी क्लास में गलत था। तो ये जो क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कई बार ये चीजें माइंड में रह जाती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं द क्वेश्चन एज टू वेदर द विडो ऑफ डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर, डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर कौन हो गए, मिस्टर ए जिनकी डेथ हो गई है, वॉज अ कंज्यूमर। कह रहे क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने कि जो विडो है क्या उसको हम कंज्यूमर मानेंगे। अब देखो लॉ की लैंग्वेज जरा समझने की कोशिश करना, कह रहे हैं द क्वेश्चन एज टू वेदर विडो ऑफ डिसीज पॉलिसी होल्डर वॉज अ कंज्यूमर वॉज डिसाइडेड इन अफर्मेटिव। सिर्फ इतनी लाइन पढ़ के बताओ उसको कंज्यूमर माना गया कि नहीं माना गया। दिस इज लॉ, लॉ की लाइन। अब इसको इंटरप्रेट करने की, जैसे जैसे आप लॉ पढ़ेंगे ना अपने अंदर थोड़ी हैबिट डालो लॉ को अंडरस्टैंड करने की। इन्होंने सीधे सीधे नहीं बताया वो कंज्यूमर है कि नहीं है, कह रहे हैं द क्वेश्चन एज टू वेदर द विडो ऑफ डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर वॉज अ कंज्यूमर अंडर द एक्ट वॉज डिसाइडेड इन अफर्मेटिव। डिसाइडेड इन अफर्मेटिव, व्हाट इज अफर्मेटिव, पॉजिटिव। वॉज डिसाइडेड इन पॉजिटिव मतलब डिसीज पॉलिसी होल्डर की जो विडो है उसको हम लोग कंज्यूमर मान लेंगे। ठीक है, द स्टेट कमीशन हेल्ड दैट एज द टर्म कंज्यूमर इंक्लूड्स, स्टेट कमीशन ने क्या बोला, कंज्यूमर इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस, जो सर्विस ले रहा है वो तो कंज्यूमर होगा ही होगा, और उसका जो बेनिफिशियरी है उसको भी हम लोग कंज्यूमर मान लेंगे। other than the person who hires the services for consideration, widow being the beneficiary of service is a consumer and is entitled to be compensated for the loss suffered by her due to negligence of LIC। तो अगर LIC ने कुछ नेग्लिजेंस किया है उस नेग्लिजेंस के लिए क्या वो विडो केस फाइल कर सकती है, यस फाइल कर सकती है, क्योंकि विडो जो है वो क्या मानी जाएगी, बेनिफिशियरी, एंड बेनिफिशियरी विल बी कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। क्लियर हो गया, ठीक है, फाइन। ओके, अगली चीज डिस्कस करते हैं, टेनेंट और मकान मालिक की डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक मकान मालिक था, चलिए मकान मालिक है, हमने आपको ये रूम जो था वो किराए पे दे दिया, आपने कहा कि इसी रूम में पढ़ाई में मन लगता है, तो आपने कहा हमारे एग्जाम आ रहे हैं तो आप ये रूम हमको किराए पे दे दीजिए। हमने कहा ठीक है 50,000 रुपये दे दो और 1 घंटे के लिए रूम ले लो, क्या ज्यादा हो गया, अच्छा, तो हमने आपसे कहा ठीक है हम आपको ये रूम किराए पे दे दे रहे, मेरे और आपके बीच में अग्रीमेंट हो गया, हमने कहा 10,000 रुपये महीना हम किराया लेंगे और आपको हम ये रूम दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने मेरे खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस किया कि इन्होंने हमको रूम दे दिया लेकिन अब रूम में पुताई की जरूरत है, व्हाइट वॉशिंग की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, जो ये नहीं करवा रही है। ठीक है, आपने रूम ले लिया, आप इसमें रहने लग गए और बाद में इसकी क्वालिटी थोड़ी खराब होने लग गई, तो आपने हमसे ये कहा कि आपको इसमें व्हाइट वॉशिंग करवानी है। हमने कहा नहीं हम व्हाइट वॉशिंग नहीं करवाएंगे, तो आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मेरे खिलाफ केस कर दिया। ठीक है, क्या आप केस कर सकते हैं, सोच के देखिए, आपने कोई रूम किराए पे लिया, ठीक है, उसका व्हाइट वॉश वगैरह खराब हो गया और आपने ओनर से कहा कि आप इसमें जरा व्हाइट वॉशिंग वगैरह करवा दीजिए, रिपेयर वगैरह करवा दीजिए। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं हम रिपेयर नहीं करवाएंगे, व्हाइट वॉशिंग नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो आपने उससे कहा अरे आप हमसे किराया लेते हो, ये सब तो आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप नहीं करवा रहे हो तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपके खिलाफ केस कर देंगे। क्या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर केस कर सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ भी बताओ, सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो याद रह जाएगा हमेशा के लिए। हाँ कुछ भी बताओ, कर सकते हैं, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल केस। आप अपने ऊपर लेके सोचो, आपने हमसे रूम किराए पे लिया, 10,000 रुपये रूम का किराया था, उसके बाद उसमें व्हाइट वॉशिंग करवाने से हमने मना कर दिया। ठीक है, आपने कहा कि इस बात के आप पैसे ले रहे हो लेकिन आप हमसे आप व्हाइट वॉश नहीं करवा रहे हो, तो हम जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस करने। हाँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं स्निग्धा,
ओके, शी इज सेइंग कि भाई उनको वाइट वॉश वगैरह तो करवाना ही पड़ेगा, इसी बात की हम पैसे दे रहे हैं और वो हमें सर्विसेज देंगे, हाँ क्यों नहीं कर सकते। ओके, शी इज सेइंग वो 10,000 रुपए तो रूम में रहने के थे, वाइट वॉशिंग के थोड़ी ना थे। हाँ 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 हाँ, नहीं टेनेंट तो वैसे भी नहीं है, टेनेंट तो 1 रुपया नहीं खर्च करेगा, टेनेंट हम का एक ले करवाए, मकान मालिक के ही आफत करेगा, है ना, उसी से कहेगा तुम करवाओ, लेकिन मकान मालिक ने मना कर दिया तो टेनेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस कर सकता है। क्वेश्चन ये नहीं, ऐसा अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा था, अग्रीमेंट में नथिंग वाज मेंशन्ड अबाउट वाइट वॉशिंग और एनीथिंग। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ बेटा, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? देखो जो रेंट हम लोग देते हैं ना वो जगह का होता है, रूम का होता है, सर्विसेज का नहीं होता। सर्विसेज के लिए होते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमने कहा 10,000 रुपए का हम तुमको रूम देंगे और 2,000 रुपए का तुमसे मेंटेनेंस लेंगे, अब अगर हम मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं तो देन इट इज एक्शनेबल, लेकिन रूम का जो रेंट होता है वो उस जगह का होता है, ना कि सर्विसेज का। या फिर कॉन्ट्रैक्ट में पहले मेंशन्ड हो, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो कि हम तुम्हें 10,000 रुपए पे रूम दे रहे हैं और इस रूम में रिपेयर का, व्हाइट वॉश, ये सारी चीजों का खर्चा जो है वो ओनर का है, या तो ये लिखा हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है और मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लिए जा रहे हैं तो वो रेंट का जो अमाउंट दिया जा रहा है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज। इसलिए वो 10,000 रुपए जो रूम का रेंट है उसमें व्हाइट वॉशिंग के लिए केस नहीं किया जा सकता। तभी आप देखिए जो सोसाइटीज वगैरह होती है वहां मेंटेनेंस के चार्ज अलग होते हैं कि भाई ये तो तुम्हारा जो चार्ज है वो चार्ज है, इसके अलावा तुम्हें 1,000 रुपए मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब अगर वो मेंटेनेंस का चार्ज दे रहा है देन वो सर्विसेज कवर्ड हो जाएंगे। ओके, देखो केस का नाम देखो, पहले बोल के दिखाओ, लक्ष्मीबेन लक्ष्मीचंद शाह वर्सेस साकिरबेन कांजी चंदन, है ना। ये केस हुआ, इसमें से एक ओनर था, एक मकान मालिक था और एक किराएदार था। ओके, कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट tenant entering into lease agreement with the landlord cannot be considered as a consumer। कह रहे वो कंज्यूमर थोड़ी ना है, उसको हम कंज्यूमर नहीं मान सकते। where there was no provision, कह रहे एक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। where there was no provision in the lease agreement in respect of cleaning, repairing, maintaining the building, the rent paid by the tenant is not the consideration for availing the services and therefore no question of deficiency in service will arise। ठीक है, फाइन, जो पैसा वो दे रहा है वो उस जगह का है, सर्विसेज का नहीं है। सर्विसेज के लिए अगर वो अलग से पेमेंट देता तब वो एक्शनेबल हो जाता। ठीक है, 4 केसेस देखो हम लोगों ने पढ़ ली। एक तो वो वाला था सबसे पहले फोटोकॉपी मशीन वाला, फिर कौन सा था, ट्रैक्टर वाला पढ़ा, फिर कौन सा था, LIC वाला पढ़ा, और फिर कौन सा था, टेनेंट वाला। ठीक है, देखो एग्जाम में अगर आपको ये केस का नाम ना याद रहे, मान लो इसी टाइप से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि जो टेनेंट था, मतलब जो एक लैंडलॉर्ड था उसने लैंड रेंट पर दिया, ठीक है, और फिर जो टेनेंट था उसने क्लेम किया कि आप हमको चार्जेस वगैरह पे करिए, ठीक है, मतलब व्हाइट वॉश वगैरह करवा दीजिए, और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाना चाहता है। अब टेक्निकली तो अगर आपको नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और बाई चांस नाम नहीं याद रहता है तो कम से कम जजमेंट याद रखना कि केस में क्या हुआ था। ठीक है, अब अगर नाम में आप कह रहे हैं कि इनका नाम तो कभी जिंदगी में याद नहीं हो सकता, लक्ष्मीबेन, लक्ष्मीचंद, साकेरबेन और कांजी वांजी, तो अगर आपको सिर्फ इतना भी याद रह जाए ना, लक्ष्मीबेन लक्ष्मीचंद, वो भी सफिशिएंट है। आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर इस केस लॉ का पूरा नाम ना याद हो, ठीक है, तो कम से कम आधा नाम याद कर लीजिए। आधा नाम भी ना याद हो तो फर्स्ट नेम अगर आप लिख लोगे वो भी सफिशिएंट है। इन द फेमस केस ऑफ लक्ष्मीबेन लक्ष्मीचंद, वो भी सफिशिएंट है। ठीक है, फाइन, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते दैट द केस लॉ स्टार्टिंग विद एल, है ना, ऐसा आपको याद रखना, एल से कुछ था, आपको ऐसे ही याद रहती है चीजें, एल से कुछ था, ये मत लिखना और गलत मत लिखना। ओके, अदरवाइज अगर थोड़ा भी याद रहे तो आप केस लॉ का नाम मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलो अगली चीज डिस्कस करते हैं। आपने ट्रेन से टिकट कराई घूमने की, बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई, है ना, CS में जब से आए हैं तब से पढ़ाई करे चले जा रहे हैं, है ना, और सबसे बड़ी बात है रिजल्ट भी नहीं दिखता।
पढ़ाई भी करो, अपनी लाइफ भी बर्बाद करे जा रहे हैं, एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो, पास भी नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो आपने कहा छोड़ो हटाओ ये सब, फिर आप घूमने निकल गए, आपने ट्रेन की टिकट कराई। तो हुआ कुछ ऐसा कि पहले आपकी दिल्ली तक की ट्रेन थी और फिर वहां से आपकी फ्लाइट थी। बहुत लोग ऐसे कराते हैं ना, दिल्ली तक की ट्रेन करा ली, वहां से फ्लाइट करा दी। अब हुआ ये कि दिल्ली वाली जो ट्रेन थी वो हो गई लेट, और जिसकी वजह से फ्लाइट हो गई मिस। ठीक है, अब आपने रेलवे अथॉरिटी के ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर केस कर दिया कि आपकी ट्रेन लेट होने की वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो गई। क्या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर रेलवे अथॉरिटी पे केस कर सकते हैं? ट्रेन के लेट होने पर क्या केस किया जा सकता है? ये रियल केस है जो हम आपको बता रहे हैं। उसकी ट्रेन मिस हुई और जिसकी मतलब ट्रेन लेट हुई जिसकी वजह से फ्लाइट मिस हुई। ठीक है, अब बताइए, अगर कोई ट्रेन लेट हो रही है तो क्या हम लोग केस कर सकते हैं रेलवे अथॉरिटीज पर? अरे ट्रेन से इतना गए हो, बताओ। हाँ, मतलब टिकट जो होती है वो, हाँ, मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? हाँ हाँ, ओके, क्यों कर सकते हैं बेटा? कॉम्पनसेशन रिक्वायर्ड, क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ, ओके, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, वैसे ट्रेन का लेट होना तो बड़ा नॉर्मल फीचर है हमारे यहाँ। बल्कि आपको पता है अब हमारे देश में ऐसा हो गया, अगर ट्रेन टाइम पे होती है तो हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं। इस बात को बड़ी आश्चर्य से, अरे पता है वो ट्रेन टाइम पे थी। हाँ, और अब तो जो लोग ट्रेन से जाते हैं उनको थोड़ा हैबिचुअल है कि अरे आधा घंटा तो लेट आएगी ही आएगी, इतना तो कुछ नहीं, अगर टाइम पे आ रही होती है तो आपने देखा होगा आउटर पे खड़ी हो जाती है, अरे हम टाइम पे कैसे आ गए, है ना। तो ये एक बेसिक फीचर है। और कुछ कुछ ट्रेन तो 24-24 घंटा लेट हो जाती हैं, जो दूर की ट्रेनें होती हैं। तो क्या किया जाए, केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जरा पढ़ के देखो, ये जो हम केस अभी आपको बता रहे थे, ये संजय शुक्ला का केस था, सुप्रीम कोर्ट इन नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे वर्सेस संजय शुक्ला। पढ़ के देखिए, 2021 का केस है अभी का। ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी आंसर्स बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, हम आपके आंसर्स पढ़ते जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. हाँ, सुप्रीम नहीं, देखो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इन नॉर्दर्न रेलवे वर्सेस संजय शुक्ला, जो फर्स्ट होता है जो केस वो केस करता है, और दूसरा जो होता है उसके खिलाफ होता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली थोड़ी गया होगा, अपील के फॉर्म में गया होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ होगा, जो संजय शुक्ला थे उन्होंने पहले लोअर कोर्ट में केस किया होगा, जिसमें कौन जीत गए होंगे, संजय शुक्ला जीत गए होंगे। फिर रेलवे ने अपील फाइल करी होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब जब रेलवे ने अपील फाइल करी तो एपिलेंट फर्स्ट पार्टी हो गई, इसलिए रेलवे की पहली लाइन लिख दी। समझ आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कोई केस तो वैसे भी नहीं जा सकता ना। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, आंसर देते रहिएगा। आई एम रीडिंग ऑल योर आंसर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। किरण, श्रेयांशी, बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हैं आप लोग। पहली लाइन में आंसर मिल गया होगा, समझ आया? Railways are liable to pay compensation for late arrival of train if delay is not explained or justifiable. ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जजमेंट था 2021 का, क्योंकि ये एक बड़ा नॉर्मल सिनेरियो। अब आप कहीं जाएं और ट्रेन लेट आए तो ये बोल देना इनके ऊपर केस कर लेंगे और कॉम्पनसेशन ले लेंगे। भले ही केस ना करना, घर वालों के सामने इज्जत बड़ी बन जाएगी। आप कहेंगे अरे वो संजय शुक्ला का केस हुआ था ना 2021 का, है ना, ऐसा थोड़ा एटीट्यूड झाड़ा करो बाहर। संजय शुक्ला केस हुआ था ना, उसमें यही डिसाइड हुआ था कि अगर ट्रेन लेट होती है तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। बट ये जो लाइन लिखी है ना, इफ डिले इज नॉट एक्सप्लेन्ड और जस्टिफाइबल, यहां पर आके सारी बात खत्म हो जाती है, क्योंकि रेलवे के पास हमेशा रीजन रहता है। यस और नो, उनके पास हमेशा रीजन, फॉग बहुत था, बारिश बहुत थी, है ना, गाय आ गई थी, नहाने धोने चला गया था, अरे बाप रे बाप। अब ये रीजन जस्टिफाइबल नहीं होगा, बट हाँ, इंजन ही नहीं आया, एब्सोल्युटली। इसीलिए अब देखो इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखो, अगर ये बोलते ना कि रेलवे को हर केस में कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा, तो आपको लगता है रेलवे लुट गया होता?
सारी ट्रेनें तो लेट ही आती हैं, कॉम्पनसेशन दिए थे, जितना तो टिकट से कमा नहीं पा रहे उतना तो कॉम्पनसेशन दिए दिए परेशान हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा जजमेंट दो जो दोनों के फेवर में हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर डिले है तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, प्रोवाइडेड अगर उनके पास जस्टिफाइड रीजन है तो नहीं मिलेगा। एंड रेलवे विल ऑलवेज हैव अ जस्टिफाइड रीजन। वो तो कुछ भी जस्टिफाइड रीजन बता देंगे ना, अरे सिग्नल नहीं मिला, अब हम थोड़ी देखने को, कंज्यूमर थोड़ी देखने जा रहे सिग्नल मिला कि नहीं मिला, गाय आ गई थी, विजिबिलिटी नहीं थी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रेलवे विल ऑब्वियसली शो कि देयर वाज अ जस्टिफाइड रीजन, हमें शौक थोड़ी है डिले करने का, हमें पास नहीं मिला, दूसरी ट्रेन निकल रही थी या व्हाटएवर। तो अगर जस्टिफाइड रीजन है तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। और हो सकता है कोई एक आध केस ऐसा हो कि उनके पास कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं था, तो आप केस जीत सकते हैं। तो एक तरह से देखो आप, सुप्रीम कोर्ट में आपको नहीं लग रहा कितना डिप्लोमेटिक डिसीजन दिया है ना, दोनों की मजे की बात कर ली रेलवे को इस हिसाब से, वरना रेलवे कॉम्पनसेशन देता ही परेशान हो जाता, और रेलवे मतलब सरकार कितना कॉम्पनसेशन पे करते हैं, बिकॉज दिस इज अ बेसिक फीचर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि आप तो जजमेंट पढ़ाते हैं आपको, पहले तो ये बता रहे हैं द रेलवे वर रिक्वायर्ड टू लीड द एविडेंस, कहना रेलवे को एविडेंस देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, एंड एक्सप्लेन द लेट अराइवल ऑफ ट्रेन टू एस्टैब्लिश एंड प्रूव दैट डिले अकर्ड बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। कुछ ऐसा हुआ जो उनके कंट्रोल में नहीं था। At least the railways were required to explain the delay which the railways failed. It cannot be disputed that every passenger's time is precious and they might have booked the ticket for further journey. हो सकता है उन्होंने आगे की कोई ट्रेन कराई हो या आगे की कोई फ्लाइट कराई हो, ठीक है, like in the present case from Jammu to Srinagar and thereafter further journey. तो इनकी एक थी जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर के आगे इन्होंने आगे कराई थी, जब ये श्रीनगर ही नहीं पहुंच पाए तो जम्मू आगे क्या पहुंच पाते, तो इस वजह से कह रहे हैं कि आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। Therefore, unless and until evidence is laid explaining the delay and it is established and proved that delay occurred which was beyond their control or even there was some justification for delay, the railway is liable to pay the compensation for delay. अब जजमेंट में देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में आ गया, इसका मतलब ये लाइंस थी एज इट इज किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। इन्होंने कहा एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट दीज आर द डेज ऑफ कंपटीशन एंड अकाउंटेबिलिटी, कह रहे हैं कि रेलवे को कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि भाई कंपटीशन का जमाना है। आजकल ऐसा नहीं है कि जाने के लिए हमारे पास सिर्फ रेलवे ही ऑप्शन है, हम कार से चले जाएंगे, हम टैक्सी कर ले, लोग कितनी दूर दूर तक की टैक्सी ही कर लेते हैं। तो ये कह रहे कंपटीशन का जमाना है और आपको प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करना है, इसलिए आपको अनरीजनेबल डिले का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ओके, if the public transportation has to survive and compete with the private player, they have to improve the system and their working culture. ये डांट लगाई थी किसने, किसको, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अथॉरिटी को। Citizens, passengers cannot be at the mercy of authorities administration. Somebody has to accept the responsibility. क्लियर हो गया केस, ठीक है। चलो, तो हम लोग ने 3 डेफिनेशंस यहां तक पढ़ ली। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी पढ़ी थी, कंप्लेनेंट, दूसरी कौन सी पढ़ी थी, कंप्लेंट, और तीसरी कौन सी पढ़ ली, कंज्यूमर, ठीक है। अब हम लोग अगली डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं किसकी, गुड्स की। नाउ इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2(1), वैसे गुड्स की डेफिनेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड होती है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अभी शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2(1), goods has been defined to mean goods are defined under sales of goods act as per sales of goods act। अब यहां से देखो गुड्स की डेफिनेशन, goods means every kind of movable property, जो भी movable properties होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, goods। other than actionable claim and money, अभी जरा इसको छोड़ो, पहले तुमको ये बताओ अगर लिखा है other than actionable claim and money, तो actionable claim and money included है कि excluded है, मतलब एक्शनेबल क्लेम और मनी को गुड्स मानते हैं कि नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, ठीक है। क्या होते हैं अभी हम बताएंगे, पहले देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है। शेयर्स बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, स्टॉक एंड शेयर, शेयर कंपनी का शेयर खरीद बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, यस, ट्रांसफरेबल होता है, शेयर को हम लोग गुड्स मानते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अच्छा हमको एक बात बताइए, पेड़ क्या होते हैं, पेड़ मूवेबल होते हैं कि इमूवेबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेड़ एंड पौधे, यही पढ़ना बचा था बस, सीएस की पढ़ाई करने में बस यही पढ़ना बचा था। पेड़ क्या होते हैं, पौधे क्या होते हैं, पेड़ वो बड़े बड़े वाले होते हैं, हाँ ठीक है। तो बताइए जो पेड़ होते हैं वो मूवेबल होते हैं कि इमूवेबल, बैनियन ट्री है, पीपल ट्री है, हाँ
हाँ, अच्छा, नेचर क्या है? कह रहे वैसे तो मूवेबल नहीं होते, लेकिन उनको काट के मूव किया जा सकता है, बट बेसिकली क्या होते हैं? नॉट मूवेबल, यानी इमूवेबल। ठीक है, कह रहे हैं जो पेड़ होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, लेकिन 3 कैटेगरीज ऐसी होती हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो होती तो इमूवेबल हैं, लेकिन इनको माना जाता है मूवेबल। ठीक है, सारे तरीके के जो पेड़ होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, लेकिन ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड टिम्बर। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या हुए? अनाज, जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, ये बताओ, जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, अच्छा, पेड़ जो होते हैं वो काटने के लिए लगाए जाते हैं, काट दिए जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्रॉप्स किस लिए लगाए जाते हैं? काटने के लिए ही, इसलिए उनको हम मूवेबल मानते हैं। अब बात समझ में आई? घास, ग्रास, ग्रास लगी होती है कि कटेगी? ठीक है, ऐसा नहीं बड़ी बड़ी घासें नहीं है कि हमारे बड़ी बड़ी घासें, नहीं, कटनी ही है, इसलिए वो मूवेबल होती है। एंड टिम्बर, व्हाट इज टिम्बर? टिम्बर क्या होता है? बांस, जिससे घर वर बनते हैं। बांस लगाया ही गया है, या उसका पर्पस ही ये है कि हम काट के उसको यूज करें, इसलिए ये 3 चीजें होती तो इमूवेबल हैं, लेकिन इनको माना क्या जाता है? मूवेबल। और अगर ये मूवेबल हैं, इसलिए इनको क्या माना जाएगा? गुड्स। ठीक है, फाइन। देखो, इन सारी चीजों का यूज समझो क्या है। वैसे तो ये डेफिनेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की है, लेकिन आप सीधी सी बात समझिए, अगर नॉर्मल केस आता है कि हमने टिम्बर परचेज करा, ठीक है, हमने टिम्बर परचेज करा, लेकिन जो टिम्बर हमने परचेज करा वो खराब क्वालिटी का था, अब क्या एज अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं? तो पहले ये सोचो कि उसके ऊपर प्रोविजन क्या लग रहा है। प्रोविजन ये लग रहा है कि जो टिम्बर होता है वो क्या है? वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए वो गुड्स माना जाएगा। अगर वो गुड्स माना जा रहा है, इसलिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर्ड होगा। और अगर हमारा टिम्बर डिफेक्टिव है तो हम केस फाइल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, हमने एक बिल्डिंग खरीदी, और बिल्डिंग खरीदने के बाद हमको पता चला कि उस बिल्डिंग में कुछ डिफेक्ट्स हैं, सही से बनी नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं या कुछ हैं। ठीक है, हमने एज अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केस फाइल कर दिया। ठीक है, बताइए क्या हम केस कर सकते हैं? बताओ, आई परचेज्ड अ बिल्डिंग, हमने एक बिल्डिंग परचेज करी, उस बिल्डिंग को खरीदने के बाद आई केम टू नो कि देयर वर सम स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग। ठीक है, और जिसने हमें बिल्डिंग बेची थी उसने हमारे साथ धोखाधड़ी करी। अब क्योंकि हम अग्रीव्ड हैं, तो एज अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आई वांटेड टू फाइल अ क्लेम। एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज वेदर आई कैन फाइल अ सूट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब देखो इसका प्रोविजन कहां से छिपा हुआ निकला। अब आपके पास एक क्लाइंट है, हम आपके पास है, हमने कहा भैया हमने एक बिल्डिंग खरीदी है, वो बिल्डिंग में डिफेक्ट है, हमने सुना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अच्छा रेमेडी मिल जाती है, तो आप बताइए कैसे कैसे केस करना है। अब आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आप क्या बताएंगे कैसे केस करना है? आप यही कहेंगे एक एप्लीकेशन फाइल कर दो, डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेज देना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस कर सकते हैं, ये बताएंगे उसको? क्या बताएंगे? आप कहेंगे जो तुमने बिल्डिंग खरीदी है वो बिल्डिंग क्या है? इमूवेबल। गुड्स की डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टॉक्स ओनली अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फाइन। क्योंकि तुमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो गुड्स की डेफिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर नहीं होगा। अब समझ में आया ये पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है, ये इसलिए जरूरी है गुड्स की डेफिनेशन, कि जो गुड्स हैं उन्हीं की कंप्लेन हो सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये कह रहे हैं गुड्स क्या क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, शेयर्स एंड स्टॉक्स को हम लोग गुड्स मानते हैं, और देखो किसको किसको गुड्स मान रहे हैं? कह रहे हैं ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, और यहीं पे अगर आप लिखना चाहें तो तीसरा होता है टिम्बर। ये 3 चीजें होती हैं जिनका नेचर तो इमूवेबल है, इसका नेचर तो है कि ये पेड़ हैं, लेकिन क्योंकि इनका यूज इनको काटने के बाद किया जा सकता है, इसलिए हम लोग इनको क्या मानते हैं? मूवेबल, and therefore they will be covered under the definition of goods. ठीक है, तो देखो लिखा है and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale. इसका मतलब क्या हुआ? agreed to be severed before sale मतलब, हाँ, कह रहे बेचने के लिए उनको काटना पड़ेगा, अगर आपने काटा नहीं है तो वो बिक नहीं सकते। ओके, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयरफॉर मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स come under the purview of this definition.
क्लियर हो गई बात? गुड्स किसको मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। अब दो चीजें ऊपर आई, किसको किसको गुड्स नहीं मानते हैं, किसको किसको नहीं मानते, उसमें दो चीजें हैं देखो, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। पहले बताओ, मनी गुड्स होते हैं? जो मनी हमारे पास उसको खरीदा बेचा जाता है? 100 रुपए बेच दो हमको, बेच के दिखाओ, बेच पाओगे? नो। अच्छा, ओल्ड मनी, ओल्ड मनी मतलब जो रेयर कॉइन्स होते हैं पुराने जमाने के, एंटीक कॉइन्स, एंटीक नोट्स, वो खरीदे बेचे जा सकते हैं। यस, यानी ये जो मनी होता है ना, इस मनी में दो चीजें होती हैं, ओल्ड मनी एंड करेंट मनी। बताओ कौन सा गुड्स होगा, कौन सा गुड्स नहीं होगा? ओल्ड मनी गुड्स होगा क्योंकि उनको खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन जो करंट मनी है हम उसको गुड्स नहीं मानेंगे क्योंकि उसको खरीद बेच नहीं कर सकते। क्लियर? फाइन। और अगली चीज आती है एक्शनेबल क्लेम। ये एक्शनेबल क्लेम क्या है, ध्यान से समझो। दो वर्ड्स है, एक्शनेबल क्लेम, ये मेरा ऐसा क्लेम है आपके ऊपर जिसको रिकवर करने के लिए हम एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डेट, आपने हमसे 1 लाख रुपए उधार लिया, ठीक है ना, ये मेरा आप पे क्लेम है। किस चीज का क्लेम है? 1 लाख रुपए का, कि हम आपसे 1 लाख रुपए रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने हमको ये 1 लाख रुपए नहीं दिए तो हम क्या करेंगे? आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक्शन का मतलब हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब एक ऐसा क्लेम जिसको रिकवर करने के लिए हम क्या ले सकते हैं? एक्शन। अब एक बात बताइए, अगर हमने आपको 1 लाख रुपए दिया है और आप हमें वापस नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट हम जाएंगे या हम अपना ये अधिकार किसी और को बेच सकते हैं? सिर्फ मेरे पास अधिकार है आपके खिलाफ केस करने का। यानी ये जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं इनको गुड्स नहीं माना जाता है और इनकी खरीद बेच नहीं की जा सकती। ओके, तो दो चीजें होती हैं जिनको हम लोग गुड्स नहीं मानते हैं। क्या? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मनी में भी कौन सा मनी? करंट मनी की ओल्ड मनी? करंट मनी को हम लोग गुड्स नहीं मानते हैं और ओल्ड मनी को हम लोग गुड्स मानते हैं। अब बताना किसको किसको गुड्स मानते हैं? स्टॉक को मानते हैं, शेयर्स मानते हैं। अच्छा, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री गुड्स है कि नहीं है? अरे बैनियन ट्री नहीं पता क्या होता है? गुड्स नहीं है? बैनियन ट्री नहीं पता? अरे पेड़, पेड़ बरगद का पेड़, अब पता है बरगद का पेड़ गुड्स है कि नहीं है? बेसिकली है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है, ओके। और ग्रास, टिम्बर, क्रॉप्स है, शेयर्स, एक्शनेबल क्लेम, ओल्ड मनी, करंट मनी, समझ आ गया? और गुड्स का यूज क्या? अगर ये गुड्स हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक्शनेबल होंगे। ओके, अच्छा अगला केस देखो, लिखा है मॉर्गन स्टैनली। इसमें कह रहे हैं एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड गुड्स। एक बात बताइए, आपने देखा होगा शेयर लेने का तरीका ये, पहले एप्लीकेशन दी जाती है, फिर अलॉटमेंट होती है। तो जब हमने एप्लीकेशन दी है तभी वो शेयर बन गया है या अलॉटमेंट के बाद शेयर मिलता है? आपने एप्लीकेशन के 5 रुपए भिजवाए, क्या मिल गया शेयर आपको? नो। शेयर कब मिलता है? अलॉटमेंट के बाद। तो ये कह रहे हैं वो शेयर तब बनेगा जब वो अलॉट हो जाएगा। तो देखो लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट फॉर गुड, इट इज आफ्टर अलॉटमेंट rights may arise as per the articles of association of the company. At the stage of application there is no purchase of goods for consideration and again the purchaser cannot be called the hirer of services for consideration. तो एक सिंपल सी बात बताइए, हमने कंपनी के शेयर लेने के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करी, लेकिन उस एप्लीकेशन में कुछ डिफेक्ट था, ठीक है, तो कंपनी हमें वो पैसा वापस नहीं कर रही है। हम आपके पास आए एज अ कंपनी सेक्रेटरी, हमने कहा हमारे साथ कंपनी ने धोखाधड़ी किया है, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर केस करना चाह रहे हैं। क्या हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर केस कर सकते हैं? यस और नो? रिपीट नहीं करेंगे। एज अ कंज्यूमर सॉरी एज अ कंपनी सेक्रेटरी आंसर करिए। हमने एक कंपनी में एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन का पैसा दिया है, लेकिन वो एप्लीकेशन के पैसे में कुछ डिफेक्ट हो गया तो कंपनी वो पैसा हमें वापस नहीं कर रही। अभी सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है। क्या हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अभी तक गुड्स नहीं बना है। गुड्स कब बनेगा? आफ्टर अलॉटमेंट। हाँ, कंपनीज एक्ट के अंदर इसकी कोई रेमेडी हो वो बात अलग है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट द करेक्ट एक्ट टू फाइल अ सूट। समझ आ गया सबको? पक्का? ठीक है,
चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। एक होमवर्क बस इतना पढ़ के आना, हु इज नॉट अ कंज्यूमर, ये पढ़ लिया हम लोग ने पूरा, किसको किसको कंज्यूमर नहीं मानते हैं और कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है, ये दोनों टॉपिक आप पढ़ के आएंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे डिफेक्ट की। ठीक है, चलिए।